बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम समाजीकरण के सिद्धांतों में फ्रायड का सिद्धांत और दुर्किम का सिद्धांत पढ़ेंगे। फ्रायड का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड ने एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इससे पहले हम मिड और कुले के आत्मदर्पण सिद्धांत और मैं और मुझे के सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं। उसके उपरांत अब फ्रायड के सिद्धांत में उन्होंने इड, अहम और पराअहम तीन शब्दों के आधार पर समाजीकरण की बात करी थी, जिसमें इड शब्द को उन्होंने अचेतन मन कहा था। यह व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का आधार है। मूल प्रवृत्तियों और जन्मजात प्रवृत्तियों से इसका संबंध होता है। इड को काम प्रवृत्ति का भंडार कहा जाता है। इसमें दमित इच्छाएं, विचार, अनुभूतियां आदि रहते हैं। इसका सामाजिक और नैतिक मूल्य नहीं होता। यह तर्कहीन होता है। यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। यह सुखवादी सिद्धांत द्वारा शासित होता है। इसको हर हाल में संतुष्टि चाहिए होती है। तो जो इड होता है वो इन बातों पर निर्भर करता है। और अहम एक सामान्य विवेक है। इसका बहुत बड़ा भाग चेतन और तार्किक प्रवृत्ति का है। इसका संबंध वातावरण जन्य वास्तविकता से होता है। इसमें आत्मनिष्ठता होती है। तर्क वितर्क से इसका संबंध होता है। अहम मन का शासक होता है। यह व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश देता है। तीसरा आता है पराअहम। फ्रायड के अनुसार पराअहम का संबंध नैतिक आदर्शों और मान्यताओं से होता है। बाह्य वातावरण, समाज, परिवार आदि के भाव द्वारा इसके द्वारा प्रकट होते हैं। पराअहम का कार्य अहम पर नियंत्रण रखना होता है। समाज विरोधी कार्यों पर नैतिक बंधन लगाता है और नैतिक मन और धारणा का विकास करना इसी का कार्य है। व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया में पराअहम विशेष रूप से सहायक होता है। व्यक्ति इड से अहम की ओर और इड और अहम में दोनों में अंतःक्रिया होती है और व्यक्ति पराअहम की तरफ जाता है। यदि अहम इड को अपने वश में कर लेता है और पराअहम से शासित होकर कार्य करता है तो व्यक्ति समाज सम्मत कार्य करेगा और व्यक्ति का समाजीकरण सही दिशा में होगा और समाज इसी प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए मजबूर करता है। यदि इड अहम पर प्रभावी हो जाए और पराअहम की बात नहीं माने तो व्यक्ति इड के अनुसार आचरण करेगा तो समाज विरोधी कार्य करेगा और उसका समाजीकरण गलत दिशा में हो जाएगा। यदि इड, अहम, पराअहम तीनों में संघर्ष हो जाता है और कोई एक निर्णय नहीं हो पाता तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि किसी व्यक्ति को रास्ते चलते एक पर्स पड़ा मिलता है। जब अहम कहता है कि पर्स अपना नहीं लेना चाहिए, लेकिन इससे इड कहता है कि इसमें रुपए होंगे जिनकी मुझे ज़रूरत है, अतः यह पर्स मुझे उठा लेना चाहिए। किंतु पराअहम पर्स को पुलिस या ऐसे व्यक्ति को दे दो जो उससे संबंधित है। तो इस प्रकार अहम विश्लेषण करके निर्णय लेता है और पर्स संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा देना चाहता है। इस प्रकार अहम और इड में रहती है और व्यक्ति पराअहम की तरफ जाता है। और व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इसके अलावा दुर्खिम ने जो सिद्धांत दिया था
उसमें उन्होंने सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी में उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दुर्खिम का समाजीकरण का सिद्धांत व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों पर आधारित है। दुर्खिम व्यक्ति समाज को अधिक महत्व देता है। वह समाज को व्यक्तियों से बड़ा मानता है और उनका दृष्टिकोण पूर्णतः सामाजिक है। उन्होंने समाजीकरण से संबंधित अपने विचारों को दो रूप में, दो प्रकार या दो आधार पर प्रकट किया है: सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना। समाजीकरण के सिद्धांत को समझने के लिए इन दोनों अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। दुर्खिम के मत में प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य आदर्श होते हैं जिन्हें समाज के सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं। ये सभी व्यवहार व्यक्तियों को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिलते हैं और सभी के द्वारा ये स्वीकृत किए जाते हैं। ये सारे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको सामूहिक प्रतिनिधि निधान कहा जाता है। दुर्खिम का मत है कि सामूहिक प्रतिनिधानों का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा किया जाता है और समूह के प्रत्येक व्यक्ति उसका पालन करता है। इसकी अवहेलना करने पर उसको दंड दिया जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही सामूहिक प्रतिनिधान कहा गया है। इन्हें सामूहिक प्रतिनिधित्व आत्मसात करता है, इससे उसका समाजीकरण होता रहता है। इस प्रकार दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधानों